गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ साइंस का। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और सब अपनी नोटबुक और कॉपी लेके रखिएगा, क्योंकि कई चीज़ें मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो आप उसको कॉपी में मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों के पास बुक्स होगी, कई बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी नोटबुक अपने साथ रखें और साथ साथ लिखते रहें, जिससे कि आपको हर चीज़ में आसानी होगी, हर चीज़ समझने में आसानी होगी। तो है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर हम आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओगे, अपने चारों तरफ देखोगे, आपको कई वस्तुएं दिखाई देंगी। चारों तरफ पहाड़, पत्थर, मिट्टी, जल दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ पदार्थ, मैटर, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? तो मैटर वो होता है हमारे चारों तरफ की सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? भार होता है। जिसमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, और जो स्थान घेरती है उसे, स्थान घेरने को कहते हैं आयतन। उसे हम क्या कहेंगे? वो पदार्थ कहलाते हैं। अपने चारों तरफ की वस्तु तुम नजर दौड़ाओगे तो तुम्हें क्या क्या, इतनी सारी वस्तु, मेज, कुर्सी, अगर तुम कमरे में बैठे हो तो तुम्हारे घर में जो सामान है और तुम्हारे आसपास जो सामान है वो सब, चाहे पानी की एक बूंद भी हो, वो सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जो भी वस्तु स्थान घेरती है और जो जिसका आयतन होता है और जो जिसका भार होता है, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। पौराणिक दार्शनिकों के अनुसार, कोई उनके अनुसार पदार्थ क्या था? पदार्थ उनके अनुसार था, पदार्थ वो वस्तुएं कहलाती है जो उनको, जो पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। पंच तत्व क्या हो गए? आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये इन चीजों से मिलकर बनी थी। उनको पदार्थ कहा गया पौराणिक दार्शनिकों के अनुसार। लेकिन आजकल के आधुनिक परिभाषा पदार्थ की ये कहलाएगी कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ें। पदार्थ सबसे पहले में देखिए द्रव्यमान, जो हमने कहा पदार्थ जो स्थान घेरती है और जो जिसका द्रव्यमान होता है। अब उसका मात्रक देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मात्रक जानना। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और आयतन का मात्रक होता है मीटर घन या मीटर क्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक है पदार्थ का स्वरूप, भौतिक स्वरूप। जो मैटर है, मैटिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पदार्थ का फिजिकल गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी वस्तु, जैसे है चौक लेते हैं, चौक भी एक पदार्थ है। चौक को अगर तुम पीसोगे तो तुम देखोगे इसमें छोटे छोटे कण मिलाए दिखेंगे आपको। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप अगर नमक देखेंगे तो नमक में भी आप छोटे छोटे कण देखेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगला है पदार्थ का भौतिक गुण। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसको आप अपनी, कुछ कण तो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतने छोटे होते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के साथ देख सकते हैं। एक होता है एक KMnO4। KMnO4 इसका सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं KMnO4। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता है लाल बैंगनी रंग का, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसको हम अगर पानी में घोलते हैं, इसकी छोटी सी बूंद एक पानी में घोलते हैं, 100 ml पानी में घोलते हैं। समझ लो, एक इसको मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। एक छोटा सा बीकर लेते हैं, इसमें 100 ml जल लेते हैं, इसमें लेते हैं 100 ml जल। अब इसमें हमने डाली 1 स्पून क्या डाला, 1 चम्मच क्या डाला, KMnO4। इस ग्लास में हमने डाला, एक छोटी सी बूंद क्या डाली, KMnO4 की डाली। तो इसका रंग, इसका पानी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर एक दूसरा बीकर लेंगे, उसमें फिर हम 100 ml जल लेंगे और इसमें से 1 चम्मच लेके इसमें डाल देंगे। तुम देखोगे इसका रंग भी लाल होगा। फिर एक और ग्लास लेंगे, इसमें से 1 चम्मच निकाल के इसमें डालेंगे, तो इसका रंग भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन इसका रंग भी। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों में भी ये गुण होता है कि वो दूसरे ग्लास के पानी को भी लाल करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं।
और वो जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं और वो हर पदार्थ के कण जो होते हैं आकार में, साइज में, सब में दूसरे पदार्थ के कणों से अलग होते हैं। तीसरा है, अगला टॉपिक है हमारा पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। अभिलक्षणिक गुण का मतलब होता है विशेष गुण। पदार्थ के विशेष गुण क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ के विशेष गुण। तो पदार्थ के विशेष गुण में हम कहेंगे पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है उनके जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है? छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, और ये रिक्त स्थान कैसे होते हैं कि जो हर पदार्थ के कणों के बीच अलग अलग रिक्त स्थान होते हैं। हर पदार्थ के कणों के बीच अलग अलग रिक्त स्थान। समझ लो तुमने पानी में एक नींबू का घोल बनाया और उसमें फिर तुमने चीनी डाली। तुमने देखा जो रिक्त स्थान होता है वो पानी जो रिक्त स्थानों के बीच क्या होगा? नींबू का रस और चीनी घुल जाएगी। और इसका एक उदाहरण और है, जैसे तुमने पानी में डिटॉल डाला या फिर पानी में कोई इंक डाली, तुम देखोगे वो इंक पूरे पानी में फैल जाएगी वो इंक। इससे पता चलता है कि पदार्थ में जो कण जो रिक्त स्थान होगा उसमें क्या होगा? वो इंक घुस जाएगी या फिर कोई भी, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। फिर दूसरा इसका अभिलक्षित गुण है कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं जिन गतिशील होते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होते हैं, जिससे उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण तुम दे सकते हो, गतिज ऊर्जा का उदाहरण दे सकते हो, जैसे पढ़ देते। और ये ताप बढ़ने पर ही गतिज ऊर्जा भी, किसी भी पदार्थ में अगर हम उसको तापमान बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो ये गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कण निरंतर गतिशील होते हैं ये तापमान बढ़ाने या घटाने पर गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। तीसरा है पदार्थ के कणों के बीच एक बल होता है। ठीक है, इस बल को आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे की प्रति क्या होता है? आकर्षण बल होता है, और इस आकर्षण को बोलते हैं अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो पदार्थ के कणों को एक दूसरे को बांधे रखती है। आपने जो बिहू डांस देखा है, वो डांस देखा होगा, उसमें क्या देखा आपने? जो महिलाएं होती हैं वो बिहू डांस में सबको एक कमर से ऐसे पकड़े रहती हैं। और तो इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जो कुछ महिलाएं जो एक दूसरे की तरफ जो कमर से पकड़ा हुआ है, और कुछ महिलाओं ने हाथ पकड़ा हुआ है, और कुछ महिलाओं ने उसमें अंगुलियां पकड़ी हुई हैं। तो इस आकर्षण बल को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, जिसने कमर से पकड़ा हुआ है वो और अधिक उनको तोड़ने में अधिक बल लगेगा, और जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है उसको तोड़ने में थोड़ा कम बल लगेगा, और जिन्होंने अंगुलियां पकड़ी हुई हैं वो आसानी से एक दूसरे से इस बल को तोड़ सकते हैं। तो इसमें हम पदार्थ के अंतराणविक बल को कम या अंतराणविक बल किसका अधिक है और किसका कम है हम बता सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा। फिर अगला है विसरण। विसरण क्या होता है? विसरण एक गतिज ऊर्जा के कारण ही एक विसरण होता है। विसरण को इंग्लिश में हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ये परिभाषा तुम्हें जाननी बहुत जरूरी है। विसरण होता है पदार्थ के कणों का स्वतः ही मिल जाना। पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे से अंतर मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और ताप बढ़ने पर विसरण भी बढ़ जाता है। इसका उदाहरण तुम देख सकते हो, जैसे अगरबत्ती तुमने कमरे में जलाई, तो अगरबत्ती के जो जलाने पर क्या होता है? उसका तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से क्या होता है? उसकी खुशबू उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ रही है, और उससे क्या हो रहा है? उसमें विसरण हो रहा है, जो वायुमंडल में स्वतः ही मिल जा रहा है, और उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही है। इसको बोलते हैं विसरण। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं होती है वो पदार्थ होती है। तो पदार्थ की तुम देखोगे कोई नदियों में जल बह रहा है, आसपास पत्थर देखोगे, तो हम उनकी तीन अवस्थाएं अपने चारों तरफ देखेंगे, पहले ठोस, द्रव और गैस। तो इससे हमें पता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने पहले भी पढ़ चुका हो, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ठोस क्या होता है। आप अपने ठोस को तो अपने आसपास की सारी ठोस वस्तुओं को एकत्रित करें। जैसे तुम्हारे आसपास कोई पत्थर है, तुम्हारे जिससे तुम लिखते हो, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, इनको इकट्ठा करें। फिर देखें इनमें तुम्हें क्या क्या गुण दिखाई देते हैं।
तो इससे उन उन गुणों के आधार पर हम पदार्थ को परिभाषा में बांध सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ की आपको क्या परिभाषा होगी, ठोस, ठोस की क्या, वे वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा निश्चित आयतन होता है, उसको, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, ठोस वस्तुएं कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ होती हैं ये क्या होती है, ठोस होती हैं और दृढ़ होती हैं। तो इनके हम कुछ गुण हैं, उनको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ठोस के कुछ गुण होते हैं, सॉलिड के कुछ गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड जो होते हैं इनका निश्चित आकार होता है। तो ये हमें कैसे, जो कोई भी ठोस वस्तुएं होती हैं इनका निश्चित, समझ लो तुम चीनी के कुछ कुछ चीनी ले लो या फिर कुछ नमक ले लो, उसको तुम कुछ, उसके जो कणों का आकार है, तुम चाहे उसको गोल बर्तन में रख दो, चाहे उसको तुम किसी भी बर्तन में, जो उसके कणों का आकार है वो नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। तो इससे पता चलता है कि जो ठोस होते हैं उसको हम कहीं भी रख दें, उसका जो निश्चित आकार होता है, उसका जो आकार होता है वो नहीं बदलता। तो ठोस जो होते हैं उसका आकार निश्चित होता है। जैसे तुम्हारे आस पास की कोई भी वस्तु है, चाहे तुम पत्थर ले लो, पत्थर को तुम कहीं भी रख दो, किसी भी बर्तन में रख दो, उसका आकार नहीं बदलेगा, उसका आकार वही रहेगा। तो इससे पता चलता है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आया बच्चों? तो उसके बाद है जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके कुछ अन्य गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है बाह्य बल। बाह्य बल हमारा एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को तुम अगर स्ट्रेच करोगे, उसको खींचोगे, तो क्या होगा, उसका आकार बदल जाएगा। तुमने उसको उसमें बल लगाया रबर बैंड में, तो उसका आकार क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम वो बाह्य बल छोड़ोगे तो क्या होगा, वो रबर बैंड फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। और उसमें और अधिक तुम बल लगाना की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो रबर बैंड होता है बाह्य बल लगाने पर क्या होता है, वो ठोस जो होता है वो अपना आकार या तो बदलेगा ही नहीं, या बदलेगा तो अगर तुम वो बल हटा दे रहे हो तो वो पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा, और ज्यादा बल लगाने की कोशिश करोगे तो वो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दूसरा है स्पिंडिता। स्पिंडिता क्या होती है, ठोसों में नगण्य होती है। स्पिंडिता माने होता है उसको, जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज को अगर तुम दबाते हो तो वो दब जाता है, स्पॉन्ज दब जाता है क्या, तो हम इसको क्या ठोस मानेंगे। स्पॉन्ज जो होता है अगर तुम उसमें बैठे उसमें बल लगा रहे हो तो दब जा रहा है, लेकिन ठोस का ये गुण होता है कि उस पर स्पिंडता नहीं होती है। स्पॉन्ज जो होता है, स्पंज जो होता है जिसमें जिसके तुम्हारे सोफे गद्दियां वगैरह बनी होती हैं, तो स्पंज में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, और जिसमें तुम बल लगाते हो तो वो हवा बाहर निकल जाती है और वो दब जाता है, उसमें स्पिंडिता होती है। स्पिंडिता क्या होता है, दबाने पर जो होता है, तुम दबा रहे हो तो वो अपना आकार बदल रहा है, उसको बोलते हैं स्पिंडिता। तो ठोसों में जो स्पिंडिता का गुण होता है नगण्य होता है। तो ये उदाहरण हमने स्पंज का दिया। तीसरा होता है विसरण। विसरण जो होता है, तुम्हें मैंने बताया विसरण की परिभाषा की उसके कणों के, पदार्थ के कणों के बीच आपस में दूसरे कणों के बीच स्वतः ही मिल जाने को बोलते हैं विसरण, डिफ्यूजन। तो जो पदार्थ होता है, ठोस होता है, ठोस में विसरण जो या तो होता ही नहीं है, या फिर होगा तो बहुत ही धीमी गति से होगा, ज्यादातर नहीं होता है लेकिन होगा तो बहुत ही धीमी गति से होगा। तो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, विसरण नहीं होता है, और होगा तो बहुत कम होता है। चौथा गुण हम पढ़ेंगे, इसका घनत्व जो होता है, पदार्थ जो होते हैं उसका घनत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसके कण जो होते हैं आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली, उनमें अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। ठोस में, ठोस के कणों में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, इसलिए उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। तुम अपने आसपास की वस्तुएं देखोगे, घनत्व माने होता है उसका, वो उसके जो कण होते हैं बहुत घना होता है। तो अपने आसपास की कोई भी ठोस वस्तु को उठा के, जैसे पत्थर देख लो, बुक देख लो, पेंसिल देख लो, तो उसमें क्या होता है, कुछ भार होता है, और भार क्या होता है, उसके जो कण होते हैं आपस में बहुत चिपके होते हैं, इसी कारण वो उसमें बल अधिक, उसके अंतर आणविक जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है ठोसों में, और इसलिए इसका घनत्व द्रव और गैसों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। किसका, ठोस का। तो ठोस का तुम्हें कुछ और जानकारी भी देती हूँ। ठोस को, घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का सूत्र होता है m/v। m का मतलब होता है द्रव्यमान, मास। v का मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको हम अगर हम इसको SI मात्रा लिखेंगे तो kg/मीटर घन, तो kg मीटर घन, ये होता है इसका मात्रक घनत्व।
थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट कीजिए।